क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक बच्ची जिसे सबने मरा समझ लिया हो, जिसकी लाश तक न मिली हो, जिसका नाम रिकॉर्ड से काट दिया गया हो, वो 26 साल बाद वापस लौटे, मगर इंसान नहीं, कानून बनकर। क्या हो अगर वही बच्ची अब आईपीएस अफसर बन जाए और लौटे उसी गांव में, उसी जगह जहां उसकी सांसें छीन ली गई थीं। और क्या हो जब वो गांव, जो सालों तक डर के नीचे दबा रहा, अब उसी बच्ची के कदमों की आवाज से कांपने लगे। दोस्तों, आज की ये कहानी सच्चाई, साजिश और न्याय के उस संघर्ष की है, जहां एक मरी समझी गई बच्ची ने सिर्फ जिंदा रहकर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर कर ये साबित कर दिया कि कुछ जख्म मिटते नहीं, वो इतिहास बनते हैं। तो जुड़िए आज की इस कहानी से, जो आपको अंदर तक हिला देगी। और अगर आप भी मानते हैं कि न्याय कभी मरता नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और शहर। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि हमारी आवाज कहां कहां पहुंच रही है, तो हमें ताकत मिलती है और सच्ची कहानियां और भी लिखने का हौसला। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साल 1998 था, बरसात का महीना, मगर उस दिन आसमान एकदम साफ था। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे किसी के घावों पर अंगारे रखे जा रहे हों। मध्य प्रदेश के सुदूर इलाके करौलीगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव भट्टापुर। चारों ओर खेत, बीच में 2 गलियां और एक सूखा पड़ा कुआं जिसकी ईंटें भी अब किसी की प्यास से शर्मिंदा थीं। भूमिका उस दिन स्कूल से लौट रही थी। उम्र महज 12 साल। स्कूल की पोशाक मैली थी, मगर आंखों में एक मासूम सी चमक थी, जो हर दिन स्कूल से लौटते वक्त कुछ नया सोचती थी। कभी टीचर बनूंगी, कभी डॉक्टर, कभी बस इतनी कि मेरी मां खेत से जल्दी घर लौट आए। वह अकेले लौट रही थी, दोपहर के वक्त। गांव में वो वक्त होता था जब लोग पेड़ों के नीचे झपकी लेते हैं, जानवर पगडंडी पर सुस्ताते हैं और जुल्म खुलेआम चलता है। उस दिन ठाकुर कैलाश सिंह के 2 आदमी, लल्लू और रमेश, जो अक्सर गांव के बाहर झाड़ियों में बैठकर बीड़ी पीते थे, अचानक उस रास्ते पर खड़े मिले जहां से भूमिका को लौटना था। उसने जब उन्हें देखा तो डर के मारे चाल तेज कर दी, लेकिन पैर कांपते थे। वो दोनों आगे बढ़े। अरे सुन तो बिटिया, स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? एक बोला। भूमिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगले ही पल किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। चीख दब गई। आवाज उस सूखे कुएं की तरह हो गई जिसमें अब कोई गूंज भी नहीं बची थी। उसी दिन शाम को जब भूमिका घर नहीं पहुंची तो उसकी मां चिंतित हुई। पिता हरिनारायण, जो दिन भर मजदूरी करके लौटा था, उसे खोजने निकला। पूरा गांव छान मारा गया, लेकिन न कोई सुराग, न कोई मदद। जब ठाकुर के घर गए तो चौखट से ही भगा दिया गया। हम कोई ठेकेदार हैं क्या तुम्हारी बेटी के? थाने गए तो दरोगा ने हंसते हुए कहा, लड़की है, भाग गई होगी किसी के साथ, कल आ जाएगी। हरिनारायण ने हाथ जोड़े, घुटनों पर गिर गया, मगर उसकी आंखों के आंसू भी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सके। तीसरे दिन सुबह गांव के उसी सूखे कुएं के पास एक कुत्ता कुछ चबा रहा था। बच्चों ने देखा, एक लाल धारीदार चप्पल, उसी के पास थोड़ा सा कपड़ा जो स्कूल की पोशाक जैसा दिखता था, और एक बालों का गुच्छा जो किसी की लटों को खींचकर निकाला गया हो ऐसा प्रतीत होता था। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। भूमिका मर गई, किसी ने कहा। कोई बोला, ठाकुर के छोरे ने कुछ किया होगा। लेकिन सब धीरे बोलते थे, जैसे डर हो कि हवा भी सुन लेगी। पुलिस ने फिर से वही कहा, सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, मामला बंद। परिवार टूटा, मगर चुप रहा। चूल्हा ठंडा पड़ा रहा कई दिन। मां बोलना भूल गई। बाप बस खेत देखने जाने लगा, मगर अब बिना हल के, बिना उम्मीद के। भूमिका का कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि शरीर मिला ही नहीं था, लेकिन गांव ने उसे दफना दिया, अपनी खामोशी से। वह सिर्फ एक गुमशुदगी बनकर सरकारी रजिस्टर में दर्ज हुई। केस नंबर 112/99, अज्ञात के विरुद्ध। उस पर कोई फॉलोअप नहीं हुआ, कोई पूछने नहीं आया। उस सूखे कुएं के पास अब लोग नहीं जाते थे। कहते थे, वहां किसी बच्ची की चीखें गूंजती हैं। मगर असली डर वो नहीं था। असली डर था ठाकुर कैलाश सिंह का, जो अब और ताकतवर होता जा रहा था।
पंचायत में उसका बोलबाला, पुलिस में उसकी जान पहचान और गांव की हर बेटी उसकी खामोश शिकार बनती जा रही थी। कोई कहता भूमिका मर गई, कोई सोचता शायद भाग गई, मगर सच्चाई वो कहीं और सांस ले रही थी। वो रात जब भूमिका को मरा समझकर सूखे खेत की झाड़ियों में फेंक दिया गया था, बहुत लंबी थी। न चांद था, न कोई दिया, बस हवा थी जो कांपती हुई उसके बालों में अटकी थी। शरीर अधमरा था, चेहरे पर खरोंचें, घुटनों से खून बहता हुआ और सांसें बस इतनी धीमी कि जिंदा को भी मरा समझा जा सके। लेकिन भाग्य ने एक सांस बचा रखी थी। उसी रात पास के जंगल से एक बूढ़ा साधु गुजर रहा था। पीठ पर झोला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे किसी ने इस रात में उसे यहां भेजा हो। जब उसने झाड़ियों के बीच कुछ हरकत देखी तो रुक गया, झुका, देखा एक लड़की पड़ी है, अधमरी। जीभ कट चुकी थी, होंठ सूजे हुए और शरीर कई से सना हुआ। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी चादर बिछाई, लड़की को उसमें लपेटा और कंधे पर उठा लिया। उसके बाद के कई दिन लड़की को कुछ याद नहीं। बस कभी कभी आंखें खुलती तो एक मटमैली छत दिखती, कभी कोई धूप की रेखा जो आंखों पर गिरती, कभी हल्की सी गंध जो जड़ी बूटियों की लगती थी। उस साधु ने उसे उज्जैन के एक पुराने शिव मठ में ले जाकर छुपाया। ये मठ शहर से दूर जंगल के पास था, जहां कोई सवाल नहीं पूछता, कोई नाम नहीं पूछता। बस हर दिन एक ही बात दोहराई जाती थी, भूल जाओ जो पीछे छूट गया है। लड़की बोल नहीं पाती थी। जब बोलने की कोशिश करती तो गला जाम हो जाता, मगर उसकी आंखें जैसे कोई घाव हों जो हरे रहते हैं, रिश्ते रहते हैं। साधु ने उसका नाम बदल दिया। अब तू अन्वी है, तेरा अतीत तुझसे दूर जा चुका है। शुरू में अन्वी सिर्फ दीवारों को देखा करती थी, खिड़की से बाहर झांकती थी। जहां कभी कभी कोई बच्चा खेलता तो वो सहम जाती थी। किसी आदमी की आवाज सुनती तो चादर में घुस जाती। महीनों तक मठ की औरतों ने उसकी मरहम पट्टी की, मगर जो घाव अंदर थे उनका इलाज किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे साधु ने उसे पढ़ाई की ओर मोड़ा। पढ़ अन्वी, इन किताबों में कोई तुझे छू नहीं सकता, ये शब्द तुझे चोट नहीं देंगे। किताबें उसकी दुनिया बन गईं। पहली बार जब उसने न्याय शब्द पढ़ा तो देर तक उस शब्द को ताकती रही। कभी संविधान शब्द के नीचे उंगली रखे घंटों बैठी रही, कभी दंड का मतलब सोचते सोचते रात काट देती। उसे कुछ याद आने लगा था, कुछ चेहरों की परछाई, कुछ हाथ जो चप्पल फेंकते थे, कुछ गालियां जो उसके कानों में जलन करती थीं। वह अक्सर अकेले में फुसफुसाती, उन्होंने मुझे क्यों मारा? साधु हर बार कहता, एक दिन तुझे जवाब मिलेगा, जब तू खुद जवाब बनने लगेगी। उसी दिन से अन्वी सिर्फ बचने नहीं, लड़ने लगी। वो किताबों को अपनी तलवार बना रही थी। स्कूल में दाखिला हुआ, उम्र के हिसाब से नहीं, हालात के हिसाब से। मगर जो उम्र एक झटके में छीन ली गई थी, वो अब हर साल 2 गुनी गति से आगे बढ़ रही थी। अन्वी पढ़ाई में अव्वल रही, मगर हमेशा चुप। न किसी से दोस्ती, न कोई खेल। स्कूल में लड़कियां उसे गंभीर चुड़ैल कहती थीं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी टीचर उससे पूछते, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो अन्वी? वो सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे याद था, जो सच अंदर बैठा है वो बोलने लगे तो ये दीवारें हिल जाएंगी। वो अब किताबों से कानून तक पहुंचने लगी थी। उसने ठान लिया था, अगर जिंदा रह गई हूं तो सिर्फ इसलिए कि किसी दिन सवाल पूछ सकूं। उसने साधु से कहा, मैं अफसर बनूंगी, ताकत चाहिए मुझे। साधु ने बस माथे पर हाथ रखा और कहा, बन जा न्याय की आंधी, लेकिन याद रख, तू कोई इंसाफ मांगने नहीं, इंसाफ देने निकलेगी। साल बीतते गए। मठ अब उसका घर था। अन्वी का नाम अब स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और अखबारों में दिखने लगा था। एक होनहार छात्रा, जिसने हर परीक्षा में सबसे आगे रहकर सबका ध्यान खींचा। पर फिर भी उसे खुद से एक दूरी बनी रहती थी। जिस रात वो किताबों के पन्ने पलटती, कभी कभी उसकी आंखें भर आती थीं। कभी सोचती, अगर मैं मारी जाती उस दिन, तो क्या सब यही मानते रहते कि मैं भाग गई थी? वो अब तय कर चुकी थी, अब वह मिटेगी नहीं। वो खुद एक तूफान बनकर लौटेगी। जिस गांव ने उसे दफना दिया था बिना मिट्टी दिए, अब वह वहां वापस जाएगी, लेकिन एक नाम के साथ, एक ताकत के साथ, और कानून की उस वर्दी में जो अब सवाल पूछेगी, जवाब नहीं, सज्जा मांगेगी। उज्जैन की वो तंग गलियां, जहां हर मोड़ पर एक नई आवाज गूंजती थी,
अब अन्वी की आदत बन चुकी थी। मठ से कॉलेज तक का रास्ता, कॉलेज से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कोचिंग, ये उसका दिन था। उसके पास ना दोस्त थे, न कोई परिवार। उसका अतीत उसकी परछाई की तरह पीछे पीछे चलता, लेकिन अब उसने उस डर को ही अपनी आग बना लिया था। कॉलेज में प्रोफेसर लोग अक्सर कहते, इस लड़की में कुछ है, कुछ ऐसा जो चुप है मगर ज्वालामुखी जैसा। कोई नहीं जानता था कि अन्वी की चुप्पी दरअसल चीखों से भरी थी। वो हर किताब में एक सुराग ढूंढती थी कि कैसे एक बच्ची जो मरी समझी गई थी, अब उन लोगों के बीच बैठे जो फैसला सुनाते हैं। उसने स्नातक में टॉप किया, फिर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, लेकिन बिना किसी कोचिंग, बिना किसी मदद। वो मठ में बने एक पुराने कमरे में अकेली बैठती, हाथ में पुराने नोट्स होते और दीवार पर एक कागज चिपका होता जिस पर लिखा था, कौन कहता है मैं मरी थी। हर बार जब थकती उस कागज को देखती, जब डर लगता आंखें बंद करके उस कुएं की याद करती जहां उसकी दुनिया दफनाई गई थी। उसने अपने कमरे में कभी कोई आईना नहीं रखा, क्योंकि उसे खुद को देखना नहीं था, उसे खुद को बदलना था। साल 2023, यूपीएससी का रिजल्ट आया। लिस्ट में पहला नाम अन्वी सिंह, देश भर में पहला स्थान, अखबारों में छप गया, मठ की लड़की ने इतिहास रच दिया। मगर अन्वी ने अखबार नहीं देखा, उसने सिर्फ एक वर्दी देखी जिसे पहनने की अब इजाजत मिल चुकी थी। भारतीय पुलिस सेवा, उसकी पहली पसंद। प्रशिक्षण के लिए जब हैदराबाद भेजा गया तो मठ की औरतें रोने लगीं, मगर अन्वी ने सिर नहीं झुकाया। उसने साधु के पैर छुए जिन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब तू सिर्फ हमारी नहीं, इस देश की बेटी है। प्रशिक्षण के दौरान सबने उसकी गंभीरता को नोट किया। फिजिकल हो, अकादमिक हो या मानसिक परीक्षण, हर जगह अव्वल। जब अंतिम पोस्टिंग का ऑर्डर हाथ में आया तो उसने पहली बार हंसने की कोशिश की, मगर होंठ नहीं हिले। फाइल में लिखा था, प्रथम नियुक्ति करौलीगढ़, मध्य प्रदेश, वही जिला, वही जमीन, वही अतीत। जहां से कभी उसकी सांसें छीनी गई थीं, अब वहीं उसका आदेश था, कानून का चेहरा बनने का। वो रात जब उसने मठ के कमरे में बैठकर ट्रेन की टिकट देखी, उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार, क्योंकि ये आंसू अब दर्द के नहीं थे, ये आग के थे। ट्रेन जब करौलीगढ़ स्टेशन पर रुकी तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा एक बार फिर उसी 12 साल की बच्ची में समा रही है, जिसके हाथों में किताबें नहीं, लहू था। लेकिन अब उसके पास दोनों थे, किताबें भी और कानून भी। सरकारी गाड़ी में बैठकर जब आईपीएस अन्वी सिंह पहली बार भट्टापुर की ओर बढ़ी तो ड्राइवर ने पूछा, मैडम, कोई खास वजह कि आपने यहीं पोस्टिंग मांगी? अन्वी ने खिड़की के बाहर देखते हुए सिर्फ इतना कहा, हां, यहां एक बच्ची मरी थी, मैं उसे ढूंढने आई हूं। गाड़ी धूल उड़ाती चली जा रही थी। खेत वहीं पुराने, पेड़ वहीं टेढ़े मेढ़े, और कुआं अब भी खामोश। गांव के लोगों को खबर मिली, नई आईपीएस मैडम आई हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो नई नहीं है। वो है जिसे इस गांव ने मरा मान लिया था। उसके स्वागत में जब गांव के सरपंच, प्रधान और कई गणमान्य खड़े हुए तो कोई पहचान नहीं पाया कि इन सबके सामने वो खड़ी है जिसे कभी किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की थी। आईपीएस अन्वी सिंह ने चारों ओर देखा, हर चेहरा स्कैन किया। कोई चेहरा पुराने जख्म की तरह उभरता, कोई दरिंदगी की छाया लगता, कोई खामोश गुनहगार। वो अब अफसर थी, पर अतीत अभी भी उसकी रगों में था। वर्दी पहनने के बाद जब उसने पहली बार शीशे में खुद को देखा तो वो मुस्कुराई नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा, भूमिका, अब तू मर नहीं सकती, तू कानून बन चुकी है। चौपाल की खामोशी और जन सुनवाई की कहानियां अब फाइलों में दर्ज होने लगी थीं। आईपीएस अन्वी सिंह ने अगले ही दिन जिला मुख्यालय में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें जिले के पुराने रिकॉर्ड संभालने वाले क्लर्क, पुराने रिटायर्ड कांस्टेबल और एक सीबीआई संपर्क अधिकारी को बुलाया गया। वह अब केवल अफसर नहीं रह गई थी, वह इतिहास की मिट्टी में दबी चीखें ढूंढ रही थी। सबसे पहले उसने आदेश दिया, भट्टापुर और आसपास के गांवों में 1995 से 2005 तक जिन लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई, उनके परिवारों को ट्रेस करो, स्कूल रिकॉर्ड खंगालो, अस्पतालों में कोई अनट्रेस्ड लड़की की रिपोर्ट हो तो निकालो। शुरू में सबको ये आदेश सामान्य लगे,
लेकिन जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ी, एक के बाद एक धागे खुलते चले गए। पहली परत, नाम सीताबाई, उम्र 14। उसका नाम सरकारी स्कूल की लिस्ट में 1999 तक था, फिर गायब। कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं। टीचर ने कहा, उस दिन के बाद कभी नहीं आई। मां कहती थी कि नानी के घर गई है, लेकिन नानी ने बताया कि वो कभी पहुंची ही नहीं। दूसरी परत, नाम पार्वती, उम्र 15। उसके पिता ने गांव छोड़ा था। लोग कहते थे बेटी भाग गई थी, लेकिन अब उसी पिता ने सीबीआई अधिकारी को बताया, मेरी लड़की को ठाकुर के फार्म हाउस से रोते हुए ले जाया गया था। जब शिकायत की तो दरोगा ने धमकाया, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। तीसरी परत, नाम रुक्मिणी, उम्र 13। उसके दादा आज तक सुबह दरवाजे पर उसका नाम लेकर दिया जलाते थे। किसी को कुछ नहीं बताया था। डर इतना गहरा था कि शब्द भी कांपते थे। आईपीएस अनवी ने 13 ऐसे नाम गिनवाए जो या तो स्कूल से गायब हो गए थे, या अस्पताल से, या खेतों से, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अब उसने एक टीम बनाई जिसमें सिर्फ महिला कांस्टेबल और अनुसूचित जाति के युवा अधिकारी थे, ताकि गांव वाले खुलकर बोल सकें। और तब पहली बार गांव ने बोलना शुरू किया। लोग धीरे धीरे कहने लगे, हां, ठाकुर के फार्म हाउस में रात को गाड़ियों का आना जाना होता था। कभी कभी लड़कियां बुलवाई जाती थीं, कहकर कि घर वालों को राशन मिलेगा। किसी को कुछ कहना नहीं आता था। डर इतना था कि औरतें अपने बच्चों को छुपा लेती थीं। इन सब बयानों के बीच अनवी को एक और कड़ी मिली, पुराने पटवारी की डायरी। उस डायरी में लिखा था, 1998 में ठाकुर कैलाश सिंह के नाम पर अचानक 40 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई। गवाहों के दस्तखत नहीं, अंगूठे से दस्तखत। पीड़ित परिवार दलित थे, पढ़े लिखे नहीं। इसका मतलब साफ था, जमीन हथियाने और बच्चियां गायब करने का पूरा सिलसिला चल रहा था। लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ा था, पुलिस, नेता, पंचायत और डर। अनवी ने इस सारी रिपोर्ट को एक फोल्डर में समेटा और सीधा भोपाल के डीजीपी को भेजा, साथ में एक चिट्ठी जिसमें साफ लिखा था, भट्टापुर कोई सामान्य गांव नहीं, एक खुला अपराध स्थल है। अब इसे कानून चाहिए, न कि लीपापोती। उसी दिन एक समन जारी हुआ, ठाकुर कैलाश सिंह के नाम। इस समन का गांव में गिरना वैसा ही था जैसे किसी राजा के किले में आग लग जाए। लोगों को यकीन नहीं हुआ। कैलाश सिंह को समन, उसे तो मंत्री भी सलाम करता है। लेकिन यह सच था। पुलिस की टीम जब ठाकुर के हवेली के बाहर पहुंची तो दरवाजे बंद थे। नौकर बाहर आया, साहब दिल्ली गए हैं। आईपीएस अनवी ने जवाब भिजवाया, अगर 3 दिन में नहीं लौटे तो गिरफ्तारी वारंट निकलेगा। अब पूरा जिला हिल गया था। थाने में बैठा दरोगा, जो पहले सरपंच से ही डरता था, अब सीधे अनवी को फोन करके कहता, मैडम, एक और लड़की का नाम मिला है। अब औरतें थाने आने लगी थीं, चुपचाप, बिना शोर के। एक दिन एक महिला आई, हाथ में एक फटी तस्वीर थी। बोली, ये मेरी बहन थी, भूमिका के साथ पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दोनों साथ थीं। फिर भूमिका नहीं दिखी। उसके बाद मेरी बहन भी नहीं लौटी। आईपीएस अनवी का माथा झंझना उठा। क्या नाम था तुम्हारी बहन का? गीता। क्या कभी किसी को बताया था? नहीं मैडम। घर वालों ने कहा, अगर तू भी चली गई तो मां क्या करेगी? हम चुप हो गए। अब कहानी साफ होती जा रही थी। भूमिका सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सिलसिले की पहली ईंट थी। ठाकुर कैलाश सिंह, जो अब विधायक था, जो स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरता था और जिसके भाषण टीवी पर आते थे, दरअसल एक संगठित अपराध का चेहरा था। और अब उस अपराध की सजा तय होनी बाकी थी। आईपीएस अनवी ने गाड़ी उठवाई और खुद फार्म हाउस के लिए निकल पड़ी। आईपीएस अनवी सिंह की सरकारी गाड़ी भट्टापुर के उस पुराने रास्ते पर दौड़ रही थी जिसे कभी खेतों की महक और चूल्हों के धुएं ने जिंदा रखा था। मगर आज वहां सन्नाटा था। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। बच्चे खेलना छोड़ चुके थे। औरतें चौखट के पीछे से झांक रही थीं, क्योंकि आज कोई अफसर नहीं, कोई आदेश नहीं, बल्कि तूफान आने वाला था। गाड़ी रुकते ही सामने आया ठाकुर कैलाश सिंह का फार्म हाउस। 2 मंजिला इमारत, ऊंची दीवारें, कंटीले तारों की बाढ़ और गेट पर 2 बंदूकधारी। अनवी ने उतरते ही एक निगाह डाली।
जैसे कोई दरारें तलाश रही हों। गेट खोलो, उसने शांत आवाज में कहा। गेट नहीं खुला। 3 बार कह चुकी हूं, अब चौथी बार वारंट निकलेगा, और ये दीवारें सिर्फ गिरेंगी नहीं, इन पर कानून की कीलें ठोक दी जाएंगी। पुलिस टीम ने चेतावनी दी। 5 मिनट बाद भारी आवाज के साथ गेट खोला। अन्वी ने हवेली में कदम रखा। बाहर की चमक, बंगले की सजावट, महंगी गाड़ियां, सब देखकर कोई भी कहे कि ये किसी मंत्री का आवाज है। मगर अन्वी की नजरें वहीं टिक गईं, पीछे के उस पुराने हिस्से पर जहां ईंटों की रंगत बाकी हिस्सों से अलग थी। ये हिस्सा कभी नया नहीं हुआ। इसका मतलब है इसे छुपाकर रखा गया है। सीबीआई अधिकारी ने सिर हिलाया। मैडम, इस हवेली के नक्शे में यह हिस्सा नहीं दर्शाया गया है। अन्वी के इशारे पर दीवारें खटखटाई गईं, जमीन पर ठोकर मारी गई, और फिर एक जगह से गूंजती हुई आवाज आई। थक थक, खोखली आवाज। वहीं से खुदाई शुरू हुई। 4 घंटे की खुदाई के बाद जमीन के नीचे एक पत्थर की पट्टी मिली, जिसे खींचने पर एक अंधेरा तहखाना खुल गया। सबसे पहले जो गंध आई उसने सबकी सांसें रोक दीं। सड़े हुए कपड़े, धूल और कुछ ऐसा जो किसी की आत्मा में समा जाए। तहखाने में 3 हड्डियों के ढांचे मिले और कुछ पुराने कपड़े, गहनों के टुकड़े, एक टूटी फ्रॉक जो बिल्कुल वैसी थी जैसी भूमिका ने स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे पहनी थी। डीएनए टेस्ट के लिए सबूत इकट्ठा किए गए। तहखाने को सील किया गया, पूरे फार्म हाउस को सील कर दिया गया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। तीनों शव 12 से 16 साल की लड़कियों के थे। उनमें से एक की हड्डियों का डीएनए भूमिका पाटिल केस में दर्ज बालों के गुच्छे से मैच करता था, लेकिन यहीं एक झटका लगा। अन्वी ही भूमिका है, तो फिर ये शव। सीबीआई अधिकारी ने रिपोर्ट अन्वी के सामने रखी। बोला, मैडम, ये शव जिस लड़की के हैं वो केस में बताई गई भूमिका नहीं है। मतलब जिसे सबने भूमिका समझा वो कोई और लड़की थी, और आप असल भूमिका हैं। अन्वी का दिल कांप गया। तो जिसका अंतिम सबूत उस कुएं से मिला था, जिसकी चप्पलें और बाल मेरे थे, वो लड़की कौन थी? कोई जवाब नहीं था। वो लड़की शायद किसी और की बेटी थी, शायद किसी और गरीब मां की परछाई, जिसका नाम भी इस जमीन ने नहीं सहेजा। अब केस बलात्कार, अपहरण, हत्या से बढ़कर मिस आइडेंटिफाइड मर्डर, जातीय साजिश और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का हो गया था। सारे मीडिया हाउस इस केस पर टूट पड़े। हेडलाइन बनी, आईपीएस अफसर खुद अपने ही गुनहगार एमएलए को गिराने लौटी है। जिंदा समझा गया अपराध अब चीख बन चुका है। भूमिका मरी नहीं थी, किसी और की मौत को उसकी मौत बताया गया। सीबीआई, एसआईटी और राज्य पुलिस तीनों की टीम मिलाकर पूरी तहकीकात अब हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही थी। ठाकुर कैलाश सिंह, जो अब तक फरार था, उसकी गाड़ियों का लोकेशन गुजरात, फिर दिल्ली, फिर नेपाल सीमा तक ट्रेस हुआ। लेकिन अन्वी जानती थी वो भाग सकता है, छुप नहीं सकता। उसने मीडिया को पहली बार एक पंक्ति में जवाब दिया, मैं अब भी खोज रही हूं, न सिर्फ न्याय, बल्कि उस नाम को जिसे मुझसे पहले मार दिया गया था। उस हवेली को अब सरकारी कब्जे में ले लिया गया। दीवारों पर जहां कभी गलत इरादों की परछाई हुआ करती थीं, अब वहां पुलिस लाइन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आईपीएस अन्वी ने आदेश दिया, इस जमीन पर अब कोई डर नहीं रहेगा। यहां अब महिलाएं सीखेंगी किसे डराना है, किससे नहीं डरना है। उसने गांव की जनसभा में जाकर कहा, इस बार कोई दफन नहीं होगा, इस बार इतिहास लिखा जाएगा। जिस दिन ठाकुर कैलाश सिंह को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश लाया गया, पूरा भट्टापुर थम गया था। चौपाल सूनी, गलियां खामोश और हवाओं में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे धरती खुद गवाही देने को तैयार हो। आईपीएस अन्वी सिंह खुद उस गिरफ्तारी की अगुवाई कर रही थीं। जब उसे हथकड़ी लगाकर सामने लाया गया, तो पहली बार गांव वालों ने ठाकुर की आंखों में डर देखा। वही आंखें जो बरसों तक सिर्फ दूसरों के डर से ताकतवर रही थीं, अब खुद कांप रही थीं। तू तू ही भूमिका है? उसने पूछा, जैसे विश्वास नहीं हुआ हो। अन्वी ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में जवाब दिया, हां, मैं वही हूं जो तुझे मरा समझकर फेंक आई थी तू। कोई गुस्सा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक लहजा जो अब कानून बन चुका था।
उसे सरकारी सुरक्षा घेरे में कोर्ट लाया गया। केस शुरू हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगातार 60 दिन सुनवाई की। सीबीआई ने 26 गवाह पेश किए। एसआईटी ने 17 डीएनए रिपोर्ट, 9 गुमशुदा लड़कियों की स्कूल से गायब होने की फाइलें, 6 जमीन हड़पने की फर्जी रजिस्ट्री और खुद तहखाने से मिली हड्डियों की वैज्ञानिक पुष्टि अदालत में पेश की। आईपीएस अन्वी ने खुद कोर्ट में स्टेटमेंट दिया। वह डरी नहीं। उसने किसी और को पेश नहीं किया। खुद कटघरे में खड़ी हुई और कहा, मैं वह लड़की हूं जिसे आप सबने मरी हुई मान लिया था। मैं वह नाम हूं जिसे रिकॉर्ड में मिटा दिया गया था। और मैं वह आवाज हूं जो अब हर गुमशुदा लड़की की ओर से बोल रही है। इस आदमी ने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, इसने एक पीढ़ी का भविष्य कुचला था। अब फैसला कानून का होगा, न कि डर का। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में था। जज की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज सख्त। ठाकुर कैलाश सिंह, उसके 4 सहयोगी, जिनमें पूर्व सरपंच, दरोगा और पटवारी शामिल थे, सभी को दोषी करार दिया गया। धारा 302 हत्या, 376 बलात्कार, 120 बी षड्यंत्र, एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध, सभी धाराओं में फांसी की सजा सुनाई गई। पूरा गांव पहली बार कोर्ट के बाहर तालियां बजा रहा था। लेकिन ये तालियां न्याय की थीं, डर की नहीं। मगर अन्वी यहीं नहीं रुकी। उसने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी। इस हवेली की जमीन पर भूमिका न्यायपीठ नाम से महिला न्याय सहायता केंद्र बनाया जाए, ताकि अब कोई लड़की, कोई बहन, कोई भूमिका अकेली न रह जाए। अनुमोदन मिलते ही पुराने फार्म हाउस की दीवारें गिरा दी गईं। उसकी ईंटों को काटकर एक नींव रखी गई और वहां बोर्ड लगा, यहां पहले अपराध पलते थे, अब कानून जन्म लेगा। अन्वी ने एक और आदेश जारी किया, हर साल 12 जुलाई को भट्टापुर न्याय दिवस मनाया जाएगा। यही वो तारीख थी जब भूमिका गायब हुई थी। अब ये दिन गायब नहीं होगा। आईपीएस अन्वी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक लाइन बोली, मैं मरी नहीं थी, मैं बच गई थी, ताकि तुम्हें मिटा सकूं। उस दिन पूरे जिले ने खड़े होकर ताली बजाई। गांव की औरतों ने पहली बार घूंघट हटाकर बोला, मैडम, आप हमें नई जिंदगी दे गईं। और वह बच्ची जो कभी चप्पलें छोड़कर कुएं के पास लहूलुहान पड़ी थी, अब पूरे राज्य की सबसे ताकतवर आवाज बन चुकी थी। उसने न कोई नारा दिया, न कोई झंडा उठाया। उसने बस चुप रहकर जवाब दिया, कागज से, कानून से, और उस इरादे से जो 26 साल तक जिंदा रहा। अब आप बताइए, क्या आप भी ऐसी कहानियों में विश्वास करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां तक पहुंची। और अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी, न्याय की लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई मरी हुई आवाज लौटे तो आप सबसे पहले सुने।